आपको बताते हैं, एक तरफ देखिए दूसरी लिस्ट जारी हो गई, वहीं अब इंतजार है बिहार की उस लिस्ट का जिसके जरिए जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें एलजेपी को बताया जा रहा है कि 5 सीटें देने के लिए बीजेपी ने मन बनाया है। मुलाकात भी आज अहम की गई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो आज मुलाकात हुई चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ। देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही थी कि बात बन चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय करना चाह रही थी बीजेपी, चिराग पासवान को साथ में लेके, कहा जा रहा था चिराग पासवान नाराज है जिस तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ ला करके एक तरह से बताने की कोशिश की कि उनके साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, गठबंधन हुआ, वो जो तमाम सियासी समीकरण से उससे नाराजगी थी चिराग पासवान की, लेकिन तमाम नाराजगियां दूर कर ली गई हैं उस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के जो आज तय कर लिया गया। लेकिन ये खेल क्या है अब मैं आपको ये बताती हूं, क्योंकि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ है तय वो क्या कहता है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि जो एलजेपी है उसकी सीटों को बीजेपी कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटें बीजेपी देने को तैयार है, लेकिन इस बीच चाचा का जो खेल है वो बिगड़ता नजर आता है। भतीजे ने चाचा का जो पत्ता है वो पूरी तरह से काट दिया है। चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं जो सूत्र बता रहे हैं। चाचा पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दी गई है। उनके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें एक तरह से जो पशुपतिनाथ है इनको राज्यपाल बनाकर एक खुश करने की कोशिश की जाए, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का जो प्रस्ताव है वो अगर उनको दिया जाता है तो क्या मंजूर होगा, सवाल ये भी है। इसी के साथ बेटे प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है पशुपति पारस को, जिनको एक भी सीट नहीं दी जा रही है। यानी वो पशुपति पारस जो रामविलास के बाद सोचते थे कि हम पार्टी को इंटैक्ट करेंगे, वैसा भी नहीं हो पाया और उनका खुद का समीकरण भी बिगड़ता नजर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई बिहार की। बिहार की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है और बिहार की राजनीति में तमाम समीकरणों को बीजेपी ने समेट भी लिया है। लेकिन सीटें कौन कौन सी हैं जो चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं, उसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, वैशाली है और नवादा है। सबसे दिलचस्प सीट हाजीपुर थी और हाजीपुर की सीट को लेकर ही ये कहा जा रहा था कि आगे पीछे की स्ट्रैटेजी हो रही थी। पूरी अगर बिहार में देखें तो 6% पारस है, लेकिन अपनी एक अच्छी होल्डिंग रखते हैं इन सीटों को लेकर के और इसीलिए माना जाता है जो पासवान है वो एक बड़ा फैक्टर होते हैं, भले ही संख्या में 6% होते हो। इसीलिए बीजेपी ने 5 सीटों के साथ चिराग पासवान को सीधे सीधे खुश करने की कोशिश की है और ये बात चिराग पासवान ने आज खुद कही। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय होने के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार 1 सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो 5 सीटें मिलना तय है। अब बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी, बाकी जो दल है वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो कैसे तय हुआ है बिहार के लिए, चलिए जरा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू 16 पर, एलजेपी 5 सीटों पर, एचएम 1 पर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और इसी के साथ आरएलएम 1 सीट इनको भी दी गई है। यानी यहाँ पर कहीं भी पशुपति पारस का नाम नहीं आता है, उनको एक भी सीट नहीं दी गई और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चाचा का खेल है वो भतीजे ने बिगाड़ दिया है। ये है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय हो चुका है। अब बस लिस्ट आना बाकी है। उस लिस्ट में जो 5 जगह है जो पासवान ने मांगी थी, चिराग पासवान ने, उसमें किनको उतारा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगला ग्राफिक्स अगर हम प्ले कर लें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है ये कितना अहम हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चलिए ये तो बात हो गई राजनीति की, एक और राजनीति गर्म होती नजर आती है उस मुद्दे पर जो लगातार इस वक्त सभी की जुबान पर है और वो है मुद्दा सीएए का। सीए को लेकर के आखिर किस तरह से बौखलाहट नजर आती है, वो बयान नजर आते हैं, चाहे केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, हर किसी के बयान में सिर्फ और सिर्फ विरोध के सुर बुलंद होते हैं। लेकिन आखिर क्या ये कहें सीए पर ये पाक प्रपंच मचाने की कोशिशें हो रही हैं, सिर्फ हो हल्ला करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये हो हल्ला हुआ कैसे है देखिए जरा इसमें। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि एक गलत अफवाहें फैलाई जा रही है
सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये कानून का पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। लेकिन राज्यों को तो हम लोग को नहीं रहेगा ना, किसी के लिए डरने का बात कोई नहीं है। लेकिन जो हो रहा है अनएथिकल, इल्लीगल। आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे माइनॉरिटी को, जब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करी। बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। तो चलिए जरा एक बार फिर से आपको वो चेहरे दिखा देती हूं जिनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम है कि हम तो सीएए लागू नहीं होने देंगे। भाई लागू हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। ममता बनर्जी तो पहले दिन से ही रो रही थी। ममता बनर्जी क्या कह रही है? हिंदू मुस्लिमों में दरार पैदा करने की कोशिश है सीएए के जरिए। अब इसके बाद ये वो क्या कह रही है, जो जयराम रमेश है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो ध्रुवीकरण की कोशिश है। इसी के साथ आप ये देखिए, जो ओवैसी है वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक इसमें बताया गया है, यानी मुसलमानों को सीधे सीधे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये कि मुसलमानों का तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है, किसको चुनकर के निशाना बनाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं सीएए से 1947 से बड़ा पलायन होगा। समझिए आप भड़का कैसे रहे ये लोगों को। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति है, वो ये कि कैसे भड़काओ, राज करो। इसके बाद क्या कहते हैं केजरीवाल? बीजेपी पाकिस्तानियों को घुसाना चाहती है। वो कहते हैं आपके पड़ोस में हो सकता है कल को कोई पाकिस्तानी रह रहा हो, नौकरी छीनने जा रही है, इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर ये किया क्यों जा रहा है? क्या ये कहें कि वो धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए लोगों के मन में जहर घोलने की कोशिशें की जा रही है, उस तरह की बातें की जा रही है? अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? सीएए को लेकर के जो धर्म का कांटा है, इसके जरिए वोट बटोरने की कोशिश है। केजरीवाल को अपने वोट के खिसकने का सीधा सीधा डर सताता है। तो देश के लोगों को डराने की मंशा इनके बयानों में नजर आती है। वोट बैंक बचाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिशें हर दिन हो रही हैं। तो हिंदू और सिखों के अपमान की राह क्या पकड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल? जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना नया एक वोट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये वो दिखाता है मानसिकता जो आगे बढ़ रहा है उस एक तरह से कहें कि डर के साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरा